वरिष्ठ ऐसे कौन से नेता थे जिनके साथ आपने कदम से कदम मिला के आगे बढ़े? माननीय राधे श्याम जी, और वही मुझको धीरे धीरे समाज के लिए समय देने के हिसाब से प्रेरित करना उन्होंने प्रारंभ। 2012 में मैं बहुत थोड़े वोटों से हरा दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अताउर रहमान थे, तब संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया। जी। दोबारा 5 साल बाद फिर से चुनाव हो गया और मैं जीतकर 45,000 वोटों से जीतकर फिर से विधानसभा में पहुंच गया। योगी जी की सरकार में जी। अंतिम वर्ष में जी। मुझे एक साल राजस्व के राज्य मंत्री के रूप में जी। मौका मिला। जब आप विधायक बने उस समय बरेली क्षेत्र के कौन से ऐसे मुद्दे थे जो सबसे अहम थे? जो समाज पे अत्याचार, भ्रष्टाचार और उसके साथ में पूरी माफियागिरी, भूमि माफिया, खाद्यान्न माफिया। आज संसद भवन तक का सफर, ये आपका कितना चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक है? जनता से मेरी जी। अत्यंत निकटता, कार्यकर्ताओं से अत्यंत निकटता, और समाज भी महसूस करता था कि हाँ, ये हमारे परिवार का व्यक्ति था। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं रहता था कि मैं विधायक हूँ या मैं मंत्री हूँ। आपकी राज्य में भी सरकार है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, और हम जैसे नए युवा जो आज बरेली से चल के नोएडा और एनसीआर के क्षेत्र में नौकरी के लिए आते हैं, वो वहीं के वहीं उनको शहर के अंदर रोजगार मिलेगा। कोई योजना बन रही है? आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है? या उस क्षेत्र में मैं बहुत ज़्यादा खैर आगे तो नहीं बढ़ा पाया, पर मेरी जहाँ पर जब ऐसा अवसर मिलता था, मैं इस विषय को अपने अधिकारियों के बीच में, अपने नेताओं के बीच में इस विषय को रखता था। ये आखिर ये तौकीर रजा प्रोडक्ट क्या है? तौकीर रजा ऐसा क्यों करता है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कि ये ऐसी सोच है कि ये समाज हमारे पीछे बंधा रहे, हम इनको ऐसी बेवकूफ़ बना कर इनसे पैसा ऐंठते रहें, मतलब और इनके माइंड को नाम पर, मैनिपुलेशन करते हैं, इनके नाम पर हम ये अपना धंधा जो भी जहाँ से भी करते हैं, मतलब वो उनकी करते दुकानें चलती रहे। करते हैं। आई लव मोहम्मद, जी। इसके नाम पर देश प्रदेश में पूरे पता नहीं कहाँ पर हो रहा होगा। फिलहाल बरेली में भी ये घटना जैसी बढ़ी आगे, धार्मिक क्षेत्र में अपना अंधविश्वास, पाखंड फैलाने वाले इन लोगों ने भी बरेली को भी टारगेट बनाया। वहाँ पर भी यहाँ पर माहौल बिगाड़ने के हिसाब से अपनी बातें शुरू की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बरेली से सांसद, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत संघ के संस्कारों से की है। पहले विधायक बनते हैं, मंत्री बने और अब सांसद बरेली की बनने के बाद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं छत्रपाल गंगवार जी का। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, दीपक जी। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सांसद जी का जो जीवन है वो एक उदाहरण संघ की अनुशासन और सेवा भाव के साथ राजनीति से जुड़ता हुआ है। तो वह राजनीति सत्ता की नहीं, संस्कार की बन जाती है जब भी कोई संघ या इस तरीके का नाम आता है। तो हम शुरुआत ही उनके आरएसएस के जीवन और संघ के संस्कारों से शुरुआत करते हैं। तो सांसद जी, आप अपना सार्वजनिक जीवन आरएसएस से शुरू किया था, एक स्वयं सेवक से लेकर आज संसद भवन तक का सफर, ये आपका कितना चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक है? तो मतलब शुरुआत से थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बता दूं, जी। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। जी। और वैसे आपको बता दूं अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि, जी। जी। मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। जी। और सन 1952 से देश की आज़ादी के बाद से मेरे जी। परिवार ने जी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपनी शुरुआत की राजनीतिक यात्रा, जी। और सन 52 से लेकर कंटिन्यू जी। 69 तक विधानसभा बहेड़ी का चुनाव लड़ते रहे। जी। कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, जी। प्रदेश सरकार में बड़े पोर्टफोलियो के साथ मंत्री रहे, मैं मानवर मैं राममूर्ति जी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो सन कौन सी थी? सन 52 में मेरे ताऊ जी ने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का। जी। जी। सन 52 से, फिर सन 57 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, जी। फिर सन 62 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, फिर सन 67 में भारतीय जनसंघ से पहला चुनाव लड़ा, जी। जी। हारते रहे। जी। फिर 69 में फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा, फिर हारे। जी। और सन 70 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उस जी। समय के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता
जी, जिनकी शुरुआत भी कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से रही होगी, मान्यवर पंडित नारायण दत्त तिवारी जी। जी, जी, मेरे परिवार से उनके बहुत घरेलू संबंध थे जी, और वो उनको कांग्रेस में ले आए। जी, कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी थी जी, 69 में, जी, और इंडीगेट और सिंडीगेट। जी, तो मेरे चाचा जी मेरे इंडीगेट से हुँ, फिर सन 74 का चुनाव फिर कांग्रेस से लड़े जी, और फिर हारे। जी, सन 80 में फिर से कांग्रेस का चुनाव लड़े, नवाबगंज विधानसभा से चुनाव लड़े और हारे। जी, और उसके बाद में 6-7 चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद राजनीति से उन्होंने अपना संन्यास ले लिया। जी, और हमारे परिवार में खुद में जी, सबको राजनीति से अरुचि जैसी हो गई जी, और छोड़ दिया राजनीतिक जीवन, हुँ, क्योंकि उसमें से समाज में तो एक छवि बनी, जी, एक इस प्रकार के एक संघर्षशील नेता की छवि बनी, ये बात जी, तो ठीक थी, परंतु आर्थिक रूप से हमारा परिवार बहुत जर्जर हो गया कि उस समय पर जी, कोई आजकल का जैसा तौर तरीकों से राजनीति होती वो तौर तरीके नहीं थे। जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए, और फिर वो संघर्षमय जीवन रहा। जी, सारा कारोबार, बिजनेस कारोबार, घर परिवार का वो सारे सब जी, चौपट हो गया। जी, जी, राजनीति छोड़ दी। हमारे घर में भट्टे का कारोबार जी, और सल्फर प्लांट, जी, प्रेशर सल्फर प्लांट था, जी, वो सब धीरे धीरे बिक गया, खत्म हो गया। जी, सामूहिक परिवार था, तो इसलिए सब ठीक से चलता रहा। जी, सन 93 में मेरे फिर से भाई जो ब्लॉक प्रमुख थे वहाँ के, जी, उनको फिर से कांग्रेस ने, तिवारी जी ने बेहड़ी विधानसभा से टिकट दिया। उस समय पे उस समय तक जी, जी, मैं संघ की कॉलेज जीवन से निकलने के बाद संघ से उसी समय जुड़ गया था। जी, जी, कॉलेज जीवन में ही जुड़ गया था, संघ के संगठनों से, हुँ, हुँ, विद्यार्थी परिषद से। और अ, उसके तुरंत बाद हुँ, मैं कॉलेज में लेक्चरर बन गया। जिस जी, कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई उसी कॉलेज में लेक्चरर बन गया, और मैं शिक्षा क्षेत्र में आ गया। तो धीरे धीरे वहीं से ही मन में भाव के, यहाँ जो बहेड़ी की क्षेत्र की परिस्थितियाँ थीं, जी, उन परिस्थितियों में से ये आया कि भाई समाज में यहाँ पर लोग खड़े होने चाहिए, अच्छे लोग खड़े होने चाहिए, वरना ये क्षेत्र बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र धीरे धीरे हुआ जा रहा है, जी, और इसमें अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। परंतु सेवा भाव के नाते से राजनीति में लोग खड़े हों, जी, इसके लिए मैंने अपने संघ के काम में पूरा समय देना शुरू कर दिया, और संघ के काम को गति देते देते, और विद्यार्थी जीवन से ये भाव कि भाई हम लोग काम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं, जब इसीलिए। जब आप संघ की उसमें थे, यानी कि संघ ने आपने संघ की लाइमलाइट, मतलब संघ की जो लाइमलाइन होती है उसको चूज़ किया। उस दौरान पे आपके नज़दीक में जैसे संघ से आप किससे प्रभावित हुए थे? मतलब कौन ऐसा संघ का प्रचारक या संघ का नेता था जिसको देख के आपके लिए अब लगा नहीं, नहीं। मैं जी, आपको बता दूं, जी, वहाँ की परिस्थितियों ने, जी, बेहड़ी क्षेत्र की परिस्थितियों ने जी, मुझे चुनौती दिया, जी, प्रेरित किया कि जी, यहाँ पर समाज खड़ा होना चाहिए, जी, और और संघ से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जी, समाज सेवा के लिए। तो इसलिए संघ में मैंने अपना पूरा समय देकर काम करना शुरू किया, कार्यकर्ता खड़े करना, लोग खड़े करना, और उनको खड़े करने से पहले खुद को खड़ा करना, जी, और खुद सक्षम बनना, ये मैंने अपने से शुरुआत किया। संघ का पूरा पूरा जो विचार पद्धति है वो भी यही है जी। कि कहीं दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने से शुरुआत करो, मतलब शुरुआत अपने से ही करनी अपने चाहिए। से शुरुआत करना और अपने को खड़ा करना। इसलिए संघ के बहुत उस समय के जो क्षेत्र में काम करते थे, ऐसे लोगों से मेरा संपर्क संबंध बनता गया, और वो मेरा शिक्षा का लगभग उत्तरार्ध था। जी, मैं एमए कर रहा था, उस समय भी मेरा संपर्क आ गया। बरेली कॉलेज में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं से ही संघ के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से, लोगों से मेरा संपर्क आता गया। तो जब जब आप संघ में कार्य कर रहे थे संघ में, तो उस समय पे जैसे एक होता है ना, सीनियर होता है कोई, तो कौन ऐसे नेता थे, वरिष्ठ ऐसे कौन से नेता थे जिनके साथ आपने
कदम से कदम मिला के आगे के लिए चला था। ऐसे बहुत सारे लोग जी जो उस यहाँ पर बरेली में थे। जी जी मेरा नियमित रूप से संघ कार्यालय पर आना जाना हो गया था जी जी और उसी कारण से अभी अभी 10-15 दिन पहले ही उनकी स्वर्गवास हो गया। 1 तारीख को हो गया स्वर्गवास। जी मान्यवर राधे श्याम जी, जी वो बरेली के महानगर के प्रचारक थे जी और मेरा 78 में उनसे संपर्क हो गया जी। और वहीं से ही धीरे 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 जो अभी हाथरस या हाथरस के रहने वाले थे जी 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 और वो एक बहुत जुझारू संघर्षशील, उनके जीवन से बड़ी प्रेरणा और वही मुझको धीरे धीरे संघ में और जरा मुझको संस्कारित करने के हिसाब से, समाज के लिए समय देने के हिसाब से प्रेरित करना उन्होंने प्रारंभ किया, जी प्रयास किया था मुझे। और बाई चांस धीरे धीरे कॉलेज छोड़ते छोड़ते उसी समय पे मेरी कॉलेज में नौकरी भी लग गई, जी मैं लेक्चरर हो गया। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मेरे मन में बहुत आया अपने पैरों पर खड़े रहते हुए, आर्थिक रूप से सक्षम बनते हुए जी तब संगठन के समाज के काम को गति दो। तो इस दृष्टि से मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया हम्म और हर वर्ष मुझको मेरे पढ़ने वाले छात्र विद्यार्थी जी हर गांव-गांव के आने लगे, मिलने लगे। उनमें धीरे धीरे काम करना, उनको धीरे धीरे राष्ट्रीय भाव से प्रेरित करना, संघ के कार्य के लिए उनको ढालना, ये काम मैंने किया। बहुत बढ़िया बात। और बाकी राजनीति से मेरे परिवार को अरुचि हो गई थी, जी ये उधर जाने का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी जी वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जी अ, काम को उस समय पर और ज़्यादा स्पीड के साथ करना, गति के साथ करना, मैंने संघ कार्य के लिए समय देने के हिसाब से ही और अपना समय दिया। कॉलेज से अवकाश लेकर सन 85, 86, 87 में मैं संघ का प्रचारक करके सीतापुर जिले को मैं गया, जी वहाँ पर रहा। फिर वहाँ से वापस आने के बाद कॉलेज से अवकाश मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर अपने ज़िले में ही बरेली को ही मैंने अपना पूरी तरीके से कार्य क्षेत्र बनाया समर्पित कर दिया, मतलब और बरेली को ज़िले कार्य की क्षेत्र मान जिम्मेदारी लिया। मुझे मिल गई। तो मैं ज़िले में काम, शिक्षण कार्य और शिक्षण कार्य के साथ साथ संघ का कार्य, ऐसा मैं करता रहा। लगभग 93-94 तक मैं अपना पूरा समय देकर ही काम करता रहा। 95 में मैं गृहस्थ जीवन में आ गया जी और फिर संगठन के और जो अनुषांगिक क्षेत्र थे उनमें काम करता रहा। विद्या भारती में मैंने काम किया। उन सबको करते करते उस समय तक एक विशेष बात ये थी कि राजनीतिक रूप से धीरे धीरे बरेली में प्रभाव बढ़ रहा था। जी मेरा नहीं, संगठन का। हम्म। राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हो गया, जी उसमें 91-92 में वहाँ पर भाजपा की सरकार भी बन गई जी और उस समय से लोगों को लग रहा था कि यहाँ बेहड़ी क्षेत्र में किसी को स्थापित करें। जिले में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रभाव था, उस बेहड़ी में समय नहीं था। जिलाध्यक्ष कौन था बरेली का? उस समय पे मानवर राजवीर सिंह जी, जो मानवर संतोष गंगवार जी, जी ये लोग यहाँ पर काम करते स्थापित थे। थे। मानवर सुभाष पटेल जी, जी ऐसा ये सब चल रहा था। जी भेड़ी में भी भाजपा नहीं थी जी और भेड़ी में भी भाजपा खड़ी होनी चाहिए। जी उस दृष्टि से मैं चूँकि संगठन का, जी संघ का जिला कारवा था, तो जी इसलिए मुझे जिम्मेदारी थी कि इधर किसी न किसी को खड़ा करें। और पहली बार विशेष बात ये थी कि भेड़ी नैनीताल लोकसभा का हिस्सा था। बिल्कुल, पहले यूपी उत्तराखंड एक था। उत्तराखंड एक था, उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था वो। उत्तराखंड। तो भेड़ी नैनीताल लोकसभा में लगता था। जी वहाँ पर एक भाजपा के पहली बार प्रत्याशी खड़े हुए श्रीमान बलराज पासी तिवारी जी से चुनाव हुआ जी और 91 में भेड़ी विधानसभा ने देश का इतिहास बदला। जी शायद उस समय तिवारी जी अगर चुनाव जीत गए होते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, अच्छा, परंतु भेड़ी से 33,000 वोटों से हार गए वो। तिवारी जी हारे।
पहाड़ों से 22,000 वोटों से तिवारी जी जीत कर आए, परंतु बहेड़ी की 33,000 वोटों ने उन्हें 11,000 वोटों से हरा दिया। हरा दिया। इतिहास बदल दिया। शायद पीएम की नहीं बन कुर्सी पाए, जो तिवारी एक जी की पीएम हिस्से बनने नहीं का थी। एक उनका वो था, वो रह गया। तो तब से बहेड़ी चर्चा का विषय बन गई थी। जी। और उसमें चूंकि मैं ही वहाँ पर संगठन का काम देखता था, वहाँ का मूल रहने वाला था, तो इसलिए खुद में मेरा परिवार राजनीतिक परिवार था, तो इसलिए और विशेष बात यह कि मेरा परिवार सब कांग्रेस के साथ था। जी। मैं भाजपा आप का इकलौते थे कि जो आप बच- भाजपा के संघ के साथ थे, मैं संघ के कारण से भाजपा को जड़ें जमाने मजबूत का कर रहे काम थे। कर रहा था। जी। और एक बात और बता दूं, सन 93 में तिवारी जी ने जी। मेरे भाई को, बड़े भाई को, यहाँ से कांग्रेस से टिकट दिया। जी। मैं भाजपा का चुनाव का प्रभारी था और वो कांग्रेस और के। वो कांग्रेस के। और भाजपा का मैंने चुनाव लड़वाया। अ, ये मेरी एक परीक्षा की घड़ी थी। जी। संगठन का काम में अपने को, और सारा समाज जानता है इस बात को, कि अपने भाई को चुनाव ना लड़ाकर, जी। सगे भाई को चुनाव ना लड़ाकर, और उन्होंने पार्टी को, विचार को महत्व दिया। जी। और उसके बाद से मुझे सन 2002 में पार्टी ने बहेड़ी विधानसभा से टिकट दिया। जी। एक 2002। 2002 में जी। वहाँ के सिटिंग विधायक थे मानवर हरीश चंद्र गंगवार जी। जी। उनको पार्टी ने टिकट काट के मुझे अंतिम जी। समय पर टिकट दे दिया। जी। फिलहाल मैंने मना नहीं किया उस समय, चलो पार्टी प्रयोग कर रही है, ठीक है। मना करने के बावजूद ही मैं चुनाव लड़ा। हारना था, हार गया। फिर मैंने पूरा समय जी। भारतीय जनता पार्टी को और ठीक से मजबूती खड़ा करने के लिए, संगठन को और संगठना मजबूत करने के लिए काम किया। जी। 2007 में मैं विधायक बन गया बहेड़ी विधानसभा से। जी। और 2012 में 2012 में मैं बहुत थोड़े वोटों से हरा दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अताउर रहमान थे। जी। 18 वोटों से मुझे चुनाव का, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का लगने लगा, तो उन्होंने जितने जितने थोड़े एजेंडे थे। अंतर से हारे हुए थे, उनको सब संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया। मात्र 18 वोटों का वो था। मात्र 18 वोटों से मुझे हरा दिया। जी। मैं जबकि पौने पौने 200 वोटों से जीता हुआ मेरा जीते हुए घोषित दोबारा हो गया था। रिकाउंटिंग में 18 वोटों से हरा दिया था। रिकाउंटिंग तो हुई नहीं थी, जी। बस उन्हें तो घोषित करना था, तो कर मतलब दिया। घोषित करा दिया। जी। मैं कहता रहा, मैंने कहा ये यहाँ से घोषित नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी, मैं चाहता हूँ इसको फिर से रिकाउंटिंग। रिकाउंटिंग करिए। रिकाउंटिंग नहीं किया, वो हरा दिया। जी। खैर, जी। मेरा रेट पिटीशन चलता रहा, और चलता रहा। 5 साल तक हाई कोर्ट का दरवाजा में खटखटाता रहा, तारीखें पड़ती रहीं। जी। दोबारा 5 साल बाद फिर से चुनाव हो गया, और मैं जीतकर 45,000 वोटों से जीतकर फिर से विधानसभा में पहुंच गया। पर तब तक हाई कोर्ट का निर्णय तब भी नहीं आ पाया। खैर खैर, मैं न्यायपालिका को कुछ नहीं कहूँगा, जी। पर ऐसा हुआ। मंत्री योगी बन। जी की सरकार में जी। अंतिम वर्ष में जी। मुझे 1 साल के राजस्व लिए। राज्य मंत्री के रूप में जी। आ, मौका मिलता है। मौका मिला। और उसमें मैंने अपने 6-7 महीने के कार्यकाल में जी। मैं लगभग 60 तहसीलों में मैंने प्रवास किया। जी। और जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। तहसीलों में जाकर वहाँ सीधा सीधा किसान, गरीब, असहाय, अपने राजस्व से संबंधित मामलों में परेशान होता हुआ उसको मैंने देखा था। और कुछ मैंने महाराज जी को लौट के आने के बाद सुझाव भी दिए, बताए, अपने अनुभव बताए। और एक बड़ा अनुभव मेरा ये था कि मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी, सभी तहसीलों में स्थिति ऐसी है, कानून को नहीं है, कानून को की सीधी भर्ती नहीं होती जी। और सीधी भर्ती ना होने के कारण से सारे सब पद रिक्त हैं। 27-28 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ जी। प्रमोशन लेखपालों के करेंगे तो फिर कानून को आएंगे, और उनकी जब तक कहीं रिपोर्ट नहीं लगेगी न्यायिक मामलों में, तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होंगे। ऐसा मुझे सारे अधिकारियों ने, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम्स ने मुझको ऐसा इशारा किया, तो इनका प्रमोशन किया जाए। उन्होंने तत्काल बोला, हाँ ठीक है, सीनियरिटी की सूची मंगवा के इस काम को करते हैं।
और फिर बहुत जल्दी ही 1 डेढ़ महीने में महाराज जी ने तुरंत निर्णय लेते हुए और कानूनगो की प्रमोशन की सूची को फाइनल करके दिया। जी, ये एक बड़ा मेरे अचीवमेंट था। कार्यकाल का था और उससे बहुत सारी समस्याएं राजस्व की निस्तारित हुई। मैं 2022 में लोगों को लग रहा था कि ये अब की अगर जीत के आ गए तो शायद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जी, तो समाज में बहुत सारे हमारे मित्र लोग भी इस काम में लग गए जी, कि ये तो कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, इसलिए इनको ज़रा यहीं पे ब्रेक लगाया जाए। जी, उन मित्रों के थोड़े से प्रयास से मैं बहुत थोड़े से अंतर से फिर हार गए थे। 2022 का चुनाव में पीछे हार रह गया, पिछड़ गया। जी, तो फिलहाल मैं हार गया था। मैंने सहर्ष स्वीकारा, समाज ने उस बात को एहसास भी किया जी, कि कहीं गलती हो गई। जी, पार्टी ने मुझे फिर से लोकसभा के लिए चुना। आदेशित कर दिया, बरेली लोकसभा से चुनाव लड़ना, और मैं आज सांसद के रूप में आपके बीच में हूँ। बहुत बढ़िया बात है। आपने पूरी बात शुरू से लेके अपनी पृष्ठभूमि, यानी कि अपने परिवार, यानी कि आपका जो परिवार था वो शुरू से ही राजनीति, सबको सुनने वाली बात है। ये बरेली के दर्शकों के लिए खास तौर पर मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं भी बरेली से आता हूँ। मैं पहले से जानता हूँ, सभी लोगों के बारे में जानता हूँ, राजनीति पृष्ठभूमि भी बरेली की जानता हूँ। जिस तरह से सांसद जी ने पूरा ब्यौरा, यानी कि राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, संघ की विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं और फिर सक्रिय एक संघ के कार्यकर्ता में काम करते हैं, उसको बढ़ते हुए कदम के अनुसार जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कद बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, पृष्ठभूमि यानी कि संघ को मजबूत करने की दिशा बढ़ती जाती है और संघ के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो उनकी निगाह पड़ती है और सक्रिय राजनीति में एक्टिव किया जाता है। सक्रिय राजनीति में एक्टिव करने के बाद जब उनको मौका मिलता है विधानसभा में भी जाते हैं, विधानसभा में जाने के बाद सरकार आती है बीजेपी की पृष्ठभूमि और उनको मंत्री बनने का भी मौका मिलता है। मंत्री किसकी सरकार में बनने का मौका मिलता है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में मौका मिलता है। जिस दौरान पे वो सरकार में यानी कि मंत्री बनते हैं, राजस्व का चार्ज मिलता है, एमओएस यानी कि राज्य मंत्री का चार्ज मिलता है। जो ड्यूरेशन थी वो 1 साल की थी, लेकिन शॉर्ट पीरियड था। लेकिन उस पीरियड में भी क्योंकि संघ की एक रूपरेखा होती है कि जगह जगह प्रवास करना होता है, तो उस दौरान पे जैसे सांसद जी ने बताया कि 60 तहसीलों में प्रवास किया और वहाँ की जो लोकल यानी कि बैठने के बाद जो वहाँ की आम समस्याएं थी कि प्रमोशन एक्टिविटीज़ हो या अधिकारियों का तालमेल हो या जनता का तालमेल हो, उसको उन्होंने समझा और उस चीज़ की पूरी फीडबैक मुख्यमंत्री के पास दी, यानी कि योगी आदित्यनाथ के लिए देते हैं वो, और जिसके लिए समझते हैं सीएम और आदेश भी करते हैं, उसमें आगे फॉलो भी होता है। उस दौरान पे उनको फिर से मौका यानी कि सांसद की पृष्ठभूमि में मिलता है और आज एज ए बतौर सांसद हमारे साथ वो डिस्कस कर रहे हैं पूरी बात। ये बहुत अच्छी बात बताई, ये सब लोगों के लिए समझना है क्योंकि कितना मजबूती के साथ, कितनी उन्होंने संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। ये उनके लिए सफ़र, ये बरेली के लिए सोचने वाली बात है, बरेली के लिए गर्व की बात है एक सांसद बतौर। तो जैसे इन्होंने कहा कि कई बार इनकी राजनीति में ऐसा हुआ, जैसे कि एक बार जब ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर बनने के बाद में सांसद ना, कैबिनेट मिनिस्टर ना बन जाएं, तो बीच की राजनीति यानी कि पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों में शामिल रहते हैं। तो हम सवाल उस चीज़ में ही करेंगे क्योंकि विधायक और जनता के बीच का नेता अब हमारा शुरू होते हैं क्वेश्चन, जो सिर्फ आपके विधायकी उससे रहेंगे। जब आप विधायक बने उस समय बरेली क्षेत्र के कौन से ऐसे मुद्दे थे जो सबसे अहम थे, जो आपने प्राथमिकता दी थी विधायक के समय के बाद, मतलब कार्यकाल के? बताइए। मैं जी, पहली बार 2007 में विधायक बना था। उस समय बहुजन समाज पार्टी जी, की सरकार बन गई थी। जी, बहन मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। जी, और मैंने जैसा बताया कि मेरा क्षेत्र बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र है। जी, बहेड़ी का उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता है जी, और थोड़ा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, माहौल तो नहीं है, परंतु फिर भी हाँ मतलब एक संख्या बल है, प्रभावी प्रभावी है। क्षेत्र। आर्थिक रूप से सक्षम समाज है जी, और थोड़ा सा वहाँ कानून व्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव डाल देता है, जब खास तौर से तब जब मुस्लिम समाज में से कोई जनप्रतिनिधि बन जाता तो फिर उसमें आक्रामकता और ज़्यादा बढ़ जाती। बसपा से कानून पहले, व्यवस्था की धज्जियाँ आपके समय उड़ती। पे मैं बीच में रोकूं, बसपा में उस समय पे विधायक मंजूर अहमद थे। मंजूर अहमद थे और उनकी वो 2002 की बात। जी, जी, 2002 में
वो चुनाव जीत गए थे जी और लगभग अ, सपा की सरकार बन नहीं पाई थी। उसी जी समय पे उनकी हत्या हो गई थी। विधानसभा के अंदर उनकी हत्या हो गई। विधानसभा के गेट पे गवर्नर के गेट पे हत्या हो गई थी और बाद में वाई इलेक्शन हुआ। वाई इलेक्शन में बीजेपी और बसपा का अलायंस हो गया था उसी समय। जी और बसपा अलायंस में वो बसपा के खाते में सीट गई थी। जी जी मैंने पूरी निष्ठा से बसपा को चुनाव लड़ाया था। जी जी पार्टी का अलायंस है तो पार्टी सर्वोपरि, उनका जी निर्णय सर्वोपरि। उसके नाते से अताउर रहमान वहाँ के विधायक बने थे जी और बसपा से पहली बार विधायक बनकर आए थे अताउर रहमान। पहली बार बन के आए थे। बाद में थोड़े दिनों बाद ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने लगी तो वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उस समय पे शायद बरेली से ये हुए थे और धर्मेंद्र कश्यप भी हुए थे शामिल। हाँ शायद। जी तो ऐसे करके अब वहाँ पे फिर उन्होंने जो समाज पे अत्याचार, जी भ्रष्टाचार और उसके साथ में पूरी माफियागिरी, जी भूमि माफिया, खाद्यान्न माफिया और जितने माफिया जिस टाइप के हो सकते हैं, जो पनप सकते हैं, वो सब उस समय पर मतलब देखा जाए तो अताउर रहमान के संरक्षण में वहाँ के कानून जितने व्यवस्था भी की थे सारी धज्जियाँ वो सब उन्होंने संरक्षण दे रखा किया। था। तो और उसके बाद से उसका लाभ मुझे मिला। 2007 में वहाँ के समाज ने मुझको एक बड़े अंतर के साथ में जितवाया जी और फिर से ठीक से चूँकि बसपा की सरकार थी तो इसलिए समाज को हौसला बढ़ाते हुए उनको आगे बढ़ाना, जी लोग खड़े करना, कार्यकर्ता खड़े करना, संगठन की नेटवर्क ठीक से खड़ा करना, वो सब मैंने काम किया 5 साल। जी और समाज को केवल इतनी बात में, मेरे समाज को इतनी बात में संतुष्टि थी कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहता है। जी मैंने अपना केंद्र बहेड़ी को बनाया, वहाँ पर रहने के लिए अपनी व्यवस्था भी बनाई और उसके कारण से लोगों को लगा कि कोई छुटपुट बातें ऐसी रहती हैं तो हमारा व्यक्ति हमारे बीच में है। जी इस कारण से मेरा बहुत नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि विधायक के कार्यकाल में कैसे क्या रहा। अब उस जनता से मेरी जी अत्यंत निकटता, कार्यकर्ताओं से अत्यंत निकटता, समाज से अत्यंत निकटता और सारा समाज अपना है, सारा समाज मेरा है। जी इस नाते से मेरा उनसे लगाव, नज़दीकी और समाज भी महसूस करता था कि हाँ ये हमारे परिवार का व्यक्ति है। जी और मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं रहता था कि मैं विधायक हूँ या मैं मंत्री हूँ। मैं तो एक सामान्य, सबके समान तरीके से कार्यकर्ता के रूप में अपने समाज के बीच में रहा हूँ। जैसे बरेली बरेली की सीट है, लगातार वहाँ से संतोष गंगवार 8-9 बार के सांसद हैं, लगातार 8 बार के सांसद हैं। इस समय वो गवर्नर हैं बरेली की पृष्ठभूमि में। क्योंकि इस समय आप गवर्नर हैं बरेली की पृष्ठभूमि, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है बरेली के लोगों के लिए ज़्यादा है। क्योंकि मैं आज बरेली के मुद्दों पे ही बात करूंगा, ना कि राजनीतिक। मैं बीजेपी के मुद्दों पे बात नहीं करूंगा, आज बिहार मुद्दों पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ बरेली। क्योंकि आप बरेली से सांसद हैं। सांसद तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन क्षेत्र आपका बरेली है। तो बरेली में जैसे संतोष गंगवार हो गए, सुभाष पटेल हो गए, आप हो गए, जैसे एक गंगवार वोट जो आप पटेल यानी कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र जो बरेली को बोला जाता है एक एरिया में। तो पुराने नेताओं के बारे में बताइए थोड़ा सा कि कौन ऐसे नेता थे जो मजबूत नेता थे। जैसे आपने तो अपना पृष्ठभूमि बताई, लोगों को पता भी है कि आप पुराने राजनीतिक और कौन से ऐसे नेता थे जिनकी राजनीति में शुरू से लगातार राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, मजबूत बैकग्राउंड रहा और आज भी राजनीति में सक्रिय, जिनका लगातार बरेली के लिए योगदान रहा है। जैसे मैंने अभी बताया जी कि मैं संघ की पृष्ठभूमि में से आया हूँ जी जी और संघ का कार्य ठीक है, कुछ अलग प्रकार का है। जी संगठन को गति देना, मजबूती देना, संगठन समाज खड़ा करना और सामाजिक जीवन में राजनीति भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जी और इसलिए राजनीति पर भी, जिले की राजनीति पर भी विचार करना, जी ये मेरी संगठन की जिम्मेदारियों में से आता है। जी तो राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग खड़े हों, जी ये मेरी चिंता का विषय था। जी। शिक्षा के क्षेत्र में खड़े हों, जी संगठन समाज में और सामाजिक रूप से जो काम कर रहे हैं ऐसा समाज भी खड़ा हो, उन पे सब पे मेरी दृष्टि रहती थी। जी ऐसा मैंने संघ में से सीखा था। जी जी और उसके लिए वहाँ पर बहुत सारे, चाहे वो मानवर भगवत शरण गंगवार जी हों, जी चाहे कुंवर सुरेंद्र प्रताप जी हों, जी चाहे कुंवर सुभाष पटेल जी हों, जी चाहे राधेश्याम कनौजिया साहब हों, जी
चाहे भेड़ी से ही हरिश्चंद्र गंगवार जी हों, जी ये सारे लोग उस समय पर धीरे धीरे, क्योंकि पार्टी के लिए उस समय पर ये आ रहा था जी कि कैसे करके 91 में जी कैसे करके यहाँ पर पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो, जिताऊ लोग जीत कर आए। जी और उसमें से मेरी कोई जिम्मेदारी संगठन इस नाते से, राजनीतिक रूप से नहीं, संगठन के नाते से मैंने भी सुझाव दिए इन लोगों को आगे बढ़ाओ। तो थोड़ा सा इन सब लोगों को भी धीरे धीरे, ये सब लोग मिलते जुलते रहते थे मुझसे, तो मैंने भी रखा कि हाँ आप लोग आएंगे तो पार्टी का मजबूती खड़ी होगी। और 91 के चुनाव में सारे लोग जीत कर भी आए जी और सरकार भी बनी। बाकी हमारा काम इतना जितना था कि भाई अब समाज की ठीक से सेवा करो, चिंता जी करो, राजनीतिक बातों की चिंता करो। हम लोग अपने फिर अपना पुनः वही काम, जो काम संघ जो का काम होता है उस संघ पर का होता है वो उसको काम आगे पर बढ़ाने के लिए फिर से लग गए थे। पर अब ये आप सब। जैसे आप सांसद हैं, माननीय सांसद हमारे क्षेत्र के हैं। मैं अपने माननीय सांसद, क्योंकि मैं भी बरेली क्षेत्र से आता हूँ, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। मैं यहाँ नोएडा रहता हूँ कि हमारे यहाँ एक विकसित, जैसे उत्तर प्रदेश की नाक कहा जाता है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि फाइनेंशियल में सबसे रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ हम रह रहे हैं अभी। अब मैं बरेली का रहने आता हूँ, अब मैं और मेरे साथ मेरे माननीय सांसद बैठे हैं, तो मेरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि बरेली के लिए एज ए सांसद कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं, कौन से ऐसे विकास के क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे रोजगार के क्षेत्र हैं जो आप सरकार के साथ कोलैब करके, यानी कि सरकार, भारत सरकार यानी डबल इंजन की सरकार है, आपकी राज्य में भी सरकार है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बरेली के लिए जैसे एयरपोर्ट के साथ हवा में ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और हम जैसे नए युवा जो आज बरेली से चल के नोएडा और एनसीआर के क्षेत्र में नौकरी के लिए आते हैं, वो वहीं के वहीं उनको शहर के अंदर रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्री आगे बढ़ेंगी, लोगों को, व्यापारियों के लिए भी वहीं पे काम मिलेगा। ऐसी कोई योजना बन रही है? आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है? देखो आपको मैं बताऊं, जी मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा जी और अर्थशास्त्र से ही मेरी शिक्षक रहा, तो उसके नाते से बहुत ज़्यादा तो मुझे कोई आर्थिक रीति नीति का ज्ञान नहीं, पर फिर भी जी जितना था मेरी रुचि का विषय था। जी और उसमें उसमें क्षेत्र का विकास कैसे हो, क्या होना चाहिए, मैं अपनी विद्यार्थी लाइफ से ये बातें ध्यान में रहती थी कि भाई भारत गांव में बसता है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, इनकी ज़िंदगी को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। जी मेरा खुद का ग्रामीण परिवेश और गांव के जनजीवन से मेरी बहुत घुलना मिलना, उनकी परिस्थितियों को समझना, उनमें काम करना और उनमें से कैसे इनको आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसी कभी कभी संकल्पनाएं मेरे मन में भी रहती थी। मैं वहाँ जिस क्षेत्र में हूँ तो वहाँ पर गन्ना का क्षेत्र है, धान का क्षेत्र है, गेहूं का क्षेत्र है, कृषि के ये मुख्य रूप से ऐसी हमारे क्षेत्र की फसलें हैं। जी ज़िले की भी मुख्य फसलें यही हैं। और इनमें मेरे दिमाग में आता था कि गांव में जब तक रोजगार नहीं खुलेगा, जी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बालक कहीं ना कहीं रोजगार धंधे से लगे, आखिर कितनों को नौकरी दी जा सकती जी है। तो उसमें से आता था कि इनको कहीं ना कहीं छोटे मोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, गांव गांव ऐसे खड़े हों, खेती से जुड़े हुए ऐसे व्यवसाय उनसे ऐसे उसके जीवन में आए जिससे इनकी आर्थिक रोजगार की कुछ और व्यवस्थाएं, दशाएं बदले। ये मेरे विचार मन में आते थे। और मुझे विधायक बनने के बाद में ये चीज़ों का अवसर भी मिला, समाज ने अवसर भी दिया। उस क्षेत्र में मैं बहुत ज़्यादा खैर आगे तो नहीं बढ़ा पाया, पर मेरी जहाँ जहाँ पर जब ऐसा अवसर मिलता था, मैं इस विषय को अपने अधिकारियों के बीच में, अपने नेताओं के बीच में इस विषय को रखता था कि भाई हम इन चीज़ों को ज़रा बढ़ावा दें। तो फिर भी उस दिशा में अब बढ़ना शुरू हुआ है। हमारी भारत सरकार, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का भी यही दृष्टि कि गांव के रोजगार, गांव के छोटे छोटे व्यवसाय, लघु उद्योग ये विकसित हों। और अब तो कम से कम और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में भी सरकार ने बड़ा मन बनाया है। बरेली में भी 3-4 बहुत बड़े बड़े उद्योग किसी ज़माने में हम देखते थे। जी रबर फैक्ट्री बरेली की, जी सिंथेटिक मिल, वो बंद हो गया, 20-25 साल पहले बंद हो गया। रबर फैक्ट्री पे भी आऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बंद पड़ी है, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है।
ऐसे ही यहाँ पर टर्पनटाइन थी, जी कैम्फर फैक्ट्री थी, बिमको फैक्ट्री थी। जी। इनको मैं सीवीगंज वाले क्षेत्र में देखता हाँ, था जो परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल अपने। एरिया अपना। यस, जी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाते पढ़ाते चलो दिखा के लाते हैं कारखाने कैसे होते हैं। अरसास का विद्यार्थी होने के नाते जी मैं जी उनको ले लेकर आता था, कई बार टूर ले लेके आया, उनके बीच में दिखाया। खैर, मेरा मकसद तो वो तो था ही था, जी पर बच्चों में थोड़ी चेतना जागृत करना, उनको घुमाना फिराना, जरा जो गांव की जिंदगी है उससे बाहर निकल के, कुछ बाहर निकल के देखें, जी ऐसे कार्यक्रम में बच्चों के बीच में करता करवाता रहता था। जी खैर, जी। वो कोई राजनीति से मेरे विषय जुड़ा हुआ नहीं है, पर नहीं नहीं, बिल्कुल। फिर भी कहीं ना कहीं उसमें से मेरी यात्रा और आगे की आसान हुई है। जी जी फिलहाल आपने जो विषय रखा जी। कि भाई बरेली, बरेली एक अच्छा क्षेत्र है। बहुत अच्छा शहर अभी है। मैंने देखा है, जी अभी मैं छोटे छोटे उद्योगपतियों के बीच में भी बैठा उठा हूँ, वहाँ जी जी बरेली जी के हैं जी कुछ। फरीदपुर रोड पे बहुत सारे 200-250 कारखाने लगे हैं, जी छोटे जी छोटे कारखाने लगे हैं। उनके बीच में मेरा बैठना उठना होता है। परसाखेड़ा पे बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने बड़े उद्योगपति बड़े। ऐसे जी जी वहाँ विकसित हुए। उनके बीच में भी मैं यही बात है कि भाई ये ठीक है, आप बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले, 5-7 दिन पहले, बरेली में ही जी घरेलू उद्योग धंधे, अर्बन हाट, जी जी। वहाँ पर सारे लोग अपने प्रोडक्ट ले लेके आए, तो उसमें मैं भी ओडीओपी था। जो जिसको गवर्नमेंट ODOP, प्रोजेक्ट। हाँ जी जी। जी तो वहाँ पर भी मैंने इन विषयों को रखा और उनको आमंत्रित किया, ये जी छोटे छोटे काम धंधे, कारोबारी, और ये अपने और इन क्षेत्रों में आगे बढ़ें, उसके लिए उनका हौसला बढ़ाने के हिसाब से हमारे सभी माननीय विधायक और सब जनप्रतिनिधि उनका हौसला बढ़ाने के साथ उनके साथ बीच में रहे। जी इसी को और कितना बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उनको हौसला बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री जी को और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका इस दिशा में पूरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जी ओडीओपी। और हाँ जी, वहाँ से शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे जो गांव में जो छोटे छोटे कारीगर हैं, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनमें काम हुआ है, स्किल बहुत सारा। डेवलपमेंट के हिसाब से पार्टी ने काम किया है। जी जी और सरकार का पूरा फोकस है, और लोगों को पैसा देकर उनकी जो पूंजी की कमी है, उस पूंजी को पूरा करने के लिए सरकार ने भिन्न भिन्न माध्यमों से उन तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। जी। तो इससे कुछ बढ़ा है। बहुत अच्छी बात है। और वहाँ का जो क्षेत्रीय है, जरी का काम, बड़ा काम बड़ा बरेली में होता है। जरी का जी। कारोबार बड़ा है बरेली में। हाँ जी, मैं गांव में भी देखता था अपने काफ़ी परिवारों में, घरों में, जी और बड़ा काम होता है। बहेड़ी पर भी मैंने देखा कि यहाँ लुधियाना वगैरह से बड़ी मात्रा में कपड़ा वपड़ा ले जाने वाले लोग ले बिल्कुल, जाते यहाँ हैं, से और बहुत वहाँ इम्पोर्ट होता है बड़ा बरेली काम में। होता है। घर घर कारखाने छोटे छोटे लगे हैं, छोटे छोटे हर घर, और हर मतलब घर गांव में, के अंदर हर जरूर घर में जरी का काम होता हो है। रहा है। बिल्कुल। मैं उनके घरों में गया हूँ, जी मुझे लोग बोलते थे आप सब में ऐसे ही घूमते रहते हो, जी। विधायक हो, मंत्री भी रह लिए हो आप। मैंने कहा मुझे वो चीज़, मुझे एहसास ही मैं नहीं आज होती भी कि मैं संघ का विधायक कार्य करता सांसद हूँ। या मंत्री रहा हूँ। मैं तो सबके बीच में, ये आज सब भी समाज सर। मेरा है। बिल्कुल। इनको कैसे नीचे उभर के ऊपर को आए, इसमें मेरी जी दृष्टि रहती है। इनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं घूमता हूँ। खैर, जी समाज में मेरे सभी वर्गों ने मुझको इस मामले में सम्मान दिया है। हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग मुझे इस मामले में, मैं सब में बहुत चीज़ों से, विधायक या सांसद या मंत्री, बहुत चीज़ों से ज़रा प्रभावित हो जाते हैं। और मैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के समाज के बीच में घुलना मिलना, उनसे कुछ चीज़ें अलग अपनी रखिए। तरफ से क्या क्या दिया जा सकता है, बताने का हो सकता है, मैं करता रहता हूँ। ये बात सबको फिर समझनी होगी। जैसा कि सांसद जी ने बताया कि सांसद जी हमारे, जैसे उन्होंने पृष्ठभूमि बताई कि आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आज भी संघ की नीति को अपनाते हैं। संघ की नीति का मतलब है बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के कार्यकर्ता काम करता है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने बात बताई कि वो जगह जगह अपने क्षेत्र में जब चले जाते हैं, यानी कि जरी, बरेली जरी नगरी कही जाती है। बरेली के अंदर बहुत बड़ा जरी का कारोबार होता है। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ, यानी कि सिलाई बुनाई का कार्य, जो जरी का काम होता है, वो हर जगह होता है। तो वो देखना, चेक करना, ओडीओपी के तहत जाके, जैसे अर्बन हाट का उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं। अपने अपने जो शिल्प आर्ट, जो छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं, वो अपने स्टॉल लगाते हैं और अपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि इस शहर के अंदर ये चीज़ें होती है। गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है, ओडीओपी पे भी काम कर रही है। और इवन ओडीओपी को तो एक ब्रांड बना रखा है, जैसे खादी के तहत में सोचा जाता है। लेकिन सांसद जी की ये जो स्वयं
सरलता, सभ्यता और जो है वो ही इस संघ की परिभाषा को देखते हुए दर्शाती है कि उन्होंने कैसे पृष्ठभूमि पे काम करते हैं। ये तो बात हो गई बरेली के विकसित के लिए, बरेली के विकास के लिए। अब थोड़ा जब बरेली में विकास होता है ना, विकसित होता है, पहले की सरकारों में एक एजेंडा चलता था, कानून व्यवस्था चरमराई रहती थी। अब राज चल रहा है सरकार का, आपकी डबल इंजन की सरकार है और इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वहाँ सीधे एक चलता है एजेंडा बाबा का बुलडोजर और दूसरा चलता है बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति। तो दोनों में बाबा का कोई जवाब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई जवाब नहीं है। थोड़ा बरेली की सिचुएशन जैसे पहले रहा था कि बरेली में एक दंगाई जिसका नाम ऑलरेडी सब जानते ही हैं, तौकीर रजा, 2010 के दंगों का भी मास्टरमाइंड रहा है। अभी फिलहाल में उसने दंगा करने की कोशिश कराई या मतलब इतना बड़ा घटना को अंजाम देने की कोशिश करी, लेकिन बरेली पुलिस जो थी पहले से सक्रिय थी क्योंकि रीजन बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति। फिलहाल आप थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालिए, लोग अगर थोड़ा डीप जाके, क्योंकि आप जमीन से जुड़े रहें, कि आखिर ये तौकीर रजा प्रोडक्ट क्या है, तौकीर रजा ऐसा क्यों करता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, थोड़ा सा। आप जी आपने विषय छेड़ ही दिया है तो जी जी मैं इस पे कुछ बोलूँ। जी वैसे तो आपने भी बोल ही दिया कि जीरो टॉलरेंस और बाबा बाबा ने जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को संभाला है, जी कानून जी व्यवस्था को संभाला है, जी तो लगभग 70-80% समाज बाबा से इतना प्रसन्न है जी कि हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई। बिल्कुल। जो गुंडागर्दी थी या भय मुक्त गुंडे थे प्रदेश, तो वो हाँ। सब या तो कहीं ना कहीं अब अपना इंतजाम कर लिए और छोड़ गए मैदान। नहीं तो और जमीन के अंदर चले गए, जो जी, बाबा का हमेशा एक बयान भी आता रहता है, या तो छोड़ दोगे या जमीन के अंदर जाओगे, वो बात सत्य है। बाबा ने कानून व्यवस्था पर ऐसा प्रभाव बना दिया है। अब जी हुआ क्या है, इसमें से जी इसमें से समाज की जो सहानुभूति भाजपा सरकार के लिए और दोनों दोनों सरकारों के लिए जो सहानुभूति बनी है, जी और इसमें से जो विपक्ष है उनको लगता है कि हमारा तो सब जमीन साफ हो गई जी जी और इसीलिए अब इसको कैसे करके बरगलाया जाए। तो हमारे विशेष रूप से ज़िले के लिए आपने इशारा किया है, तो जी ज़िले में भी यहाँ पर हमारा जो मुस्लिम समाज है बहुत सीधा साधा भोला वाला कारोबारी समाज है जी और मैं तो कहूँगा बड़ी वास्तव में ही कर्मयोगी समाज है। जी जी और अपना काम धंधा खूब मेहनत परिश्रम से करना, और एक बड़ी बात कि किसी भी काम को करने में कोई झिझक नहीं, जी काम कर, हिल्ला कर, देने वाला ऊपर वाला है, ऐसा वो बोलते हैं अपने आपस में। और उसके कारण से उनको उनको कुदरत की विशेष निगाह है, कृपा है, आर्थिक रूप से ठीक से धीरे धीरे मजबूत और सबल बन रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, बड़े अंधविश्वासी धीरे धीरे इन लोगों ने बना दिया है जी और इनकी बातों में आप फंस जाते हैं। जहाँ पर देश समाज मजहब की बातें आती तो बाकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो वो बहुत मजबूत समाज धीरे धीरे हुआ जा रहा, जी कारोबारी समाज बन गया है। जी पर जहाँ पर ये जब बातें आती हैं तो फिर वो इनके बहकावे में आ जाता है और ज़रा सी देर में उसको मोटिवेट करने में सफल हो जाते हैं। और उसी में से मौलाना तौकीर वगैरह, ये भी इनकी भी ऐसी सोच है कि ये समाज हमारे पीछे बंधा रहे, हम इनको ऐसी बेवकूफ़ बना बना कर इनसे पैसा ऐंठते रहें मतलब और इनके माइंड को नाम पर मैनुपुलेशन करते इनके हैं, नाम पर हम ये अपना धंधा जो जो भी जहाँ जहाँ से भी करते हैं मतलब वो इनकी दुकानें चलती रहें। करते हैं। अब अभी अभी जैसा इस समय पर है कि आई लव मोहम्मद, जी इसके नाम पर देश प्रदेश में पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ पर हो रहा होगा। फिलहाल बरेली में भी ये घटना जैसी बढ़ी आगे, जहाँ कहीं कानपुर या कहाँ कहाँ पर कुछ हुआ होगा मुझे नहीं जानकारी। फिलहाल इन बरेली के इन धार्मिक क्षेत्र में अपना अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले इन लोगों ने भी बरेली को भी टारगेट बनाया जी और वहाँ पर भी यहाँ पर माहौल बिगाड़ने के हिसाब से अपनी बातें शुरू की। हम भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या करना क्या नहीं करना, इलम मोहम्मद पे क्या ऐसी अफवाहें, गलत झूठ फैलाना चालू करें। पाखंड फैलाने का वो सब प्रयास हुआ। हमारे बरेली की प्रशासन ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, बातचीत किया, 4-5 दिन तक कंटिन्यू इन मौलानाओं से बातचीत होता रहा। कोई ऐसी हरकत नहीं कर देना, भीड़ उड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। और
फिलहाल नहीं माने, और नहीं माने तो उसके बाद का नतीजा जो हुआ है वो सबके सामने। और प्रशासन ने अपने हिसाब से फिर उसको बहुत तरीके से उसको सब सबसाइड किया। मौलाना जेल में है, उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई होने की वो हो रही है। फिलहाल बरेली का माहौल शांत है। बाहर जितना प्रचार उचार फैलाने का, दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास जो राजनीतिक दल करने चाह रहे होंगे वो भी अपने लगे होंगे। फिलहाल उनको सबको लग रहा है कि हमारा तो सब मैदान साफ हो गया, ये है हालात। चलिए कोई नहीं, आप और पानी पी लीजिए, सांस में हो सकता है बोल रहे हैं, पानी पीजिए आराम से। और हम थोड़ा सा सेगमेंट में एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम क्लोजअप करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है। जब आप सांसद बनते हैं, पहले आप विधायक, मंत्री, फिर सांसद बनते हैं, और सांसद बनने का जो सफ़र होता है वो सीधे आता है दिल्ली, यानी कि स्टेट को, राज्य को छोड़ के दिल्ली। जब आप सांसद बने, सांसद की जब आप शपथ लेते हैं, तो पार्लियामेंट में जब आप जाते हैं, क्योंकि आपका विधानसभा का अनुभव रहा है, उसके बाद आप लोकसभा में पहुंचते हैं। लोकसभा में पहुंचने के बाद, शपथ लेने के बाद, कैसा ऐसा कार्यकाल जब आप माननीय मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं या और किसी से मिलते हैं, कुछ ऐसी विशेष बात बताइए जो सिर्फ आपको पता हो, जो लोग आपको सुनेंगे बाद में। उसके बाद हम क्लोजअप करेंगे जी। मैं पहली बार लोकसभा में पहुंचा हूं, जी बरेली का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जी जी। और पहली बात तो मेरे साथ में एक ऐसा प्रसंग हो गया शपथ ग्रहण में ही हम्म। कि लोग अपने अपने हिसाब से शपथ ले रहे थे और अपने अपने नारे जयकारे लगा रहे थे। जी जी। लगाते हों, हाँ मेरा हाँ। उनसे कोई मतलब नहीं था। जी पर मेरे से पहले मेरे एक हैदराबाद के मित्र सांसद ने शपथ ग्रहण किया, और शपथ लेने के बाद में जी जय मीम, जय भीम, जी जय फिलिस्तीन, जी। ये उन्होंने बोला। सुना होगा, सबने सुना होगा, पर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। बाकी जो कुछ भी मीम बोलो, चाहे भीम बोलो, जी जी चाहे कुछ और बोलो, जय श्री राम बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे उसमें कोई बात नहीं। पर जय फिलिस्तीन बोलने पे मुझको जी अजीब सा लगा। जी मन में आया कि बड़ी खराब बात है। जी जिस देश में हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अन्न जल ले रहे हैं, जी। और उसकी जयकारा बोलते हैं, अच्छी बात। हम्म। पर विदेश की जयकारा लगा रहे तो ठीक नहीं है। फिलहाल मैंने उसमें से मतलब आप सीधे सीधे गए ओवैसी साहब के बारे में बोलना चाह रहे हैं आपसे क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने भी वहाँ पर जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। मतलब उन्होंने बोला जय फिलिस्तीन, आपने बोल दिया जय हिंदू राष्ट्र। इतना बोल दिया मैंने जी तो। फिलहाल वो बड़ा चर्चा का विषय बन गया। जी एक देश भर में अलग ढंग के मेरे पास भी कमेंट्स आने लगे, लोगों जी के जी। सब आए। नहीं, फिलहाल जब जब आपने ये बात बोली तब आपको कोई वरिष्ठ नेता ने बुलाया? मतलब ये नहीं, बात वो जो नहीं, नहीं, ऑफ कैमरा, अब ऑन कैमरा जाएगी। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, जी जी न किसी ने कोई बात कही। जी। मैं तो, मेरे मन में ऐसे ही अचानक आया, क्योंकि उनके शपथ के बाद तुरंत हम्म। 2-4 लोगों के बाद मेरा नंबर आया था, तो मैंने स्वाभाविक रूप से बोल दिया। जी मेरे जो अपने विचार संस्कार, उसके नाते से मैंने बोल दिया। तो मैंने कोई अपराध नहीं कर दिया, जी मैंने तो अपने देश के लिए बोला है। जी और बाकी बाद में पत्रकार महोदय अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या जी। कर रहे होंगे, करवा रहे होंगे। खैर, वो एक नहीं, ये विषय तो शपथ अध्याय वाली बंद हो बात गया। होगी। शपथ के बाद की बात बताइए, जब आप मोदी जी से मिले होंगे, अमित शाह जी से मिले होंगे, कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसी बात। मैं सदन में ही, मेरा जी बस प्रणाम हुआ है। जी बाकी जी। कभी बैठ के बातचीत करने का कहीं मतलब मेरा अभी अब व्यक्तिगत तक नहीं आप अवसर गए? 1-1.5 वर्ष हो गया है लगभग। जी, अभी नहीं मिला है। अभी मेरी बातचीत करने का मौका नहीं मिला। जी बाकी और पार्टी संगठन के और बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना रहा है। जी संगठन का राजनीतिक रूप से जो काम देखते हैं, उनके बीच मेरा बैठना उठना, मिलना जुलना रहता है जी। पार्टी के। तो इसलिए ना कोई उस पर कोई मुझे किसी के निर्देश उर्देश की मुझे आवश्यकता पड़ी, तो लोग मेरे उस व्यवहार से परिचित हैं। जी जी। मेरे संगठन के लोग सब मुझे जानते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने, सबने जाना, सबने सुना, सरल सौम्य, अपने कम शब्दों में बात कहने वाले, अपनी सौम्यता की मिसाल देने वाले जो लोग अभी तक हम सुनते थे,
आज ये सब लोग जानेंगे, क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट के थ्रू, यानी पॉडकास्ट में अपना पूरा व्यक्तिगत जीवन बताने वाले, कैसे शुरुआत हुई, एक संघ के कार्यकर्ता से शुरू होते हुए कैसे पार्लियामेंट तक का सफ़र था, ये सांसद जी ने बताया। तो आरएसएस के स्वयं सेवक से लेकर संसद के सदस्य तक ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि सेवा, संस्कार और समर्पण की कहानी है। छत्रपाल गंगवार जी जैसे नेता साबित करते हैं कि राजनीति अगर सेवा के भाव से की जाए तो वह समाज को कोई भी नई दिशा दे सकती है। तो सांसद जी, हमारे इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम सब लोगों के लिए दिया। ये सब लोग आपका जो व्यक्तिगत मतलब जीवन था वो किस तरीके से आपने बताया, सब लोग बहुत जल्द इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। धन्यवाद आपका। मैं आपके चैनल को और आपको और आपने जो जो विषय मेरे सामने रखे जी, मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी। मैं इतने में से शायद बातें समझ में आ गई होंगी जी। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जी। मैं सामाजिक और सांस्कृतिक ज़्यादा हूँ जी, इसीलिए मैंने सामाजिक पूरे आपका पूरा उसी चीज़ से ही पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे थे आपसे। इसमें से ही मैंने अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।